हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर सेकंड। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो आपके एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आज हम चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए इतने मोस्ट हैं कि अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको इसके अलावा बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नेसेसरी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो पीतल और तांबा जो होता है वो एक धातु है और धातु हमें पता है कि वो अम्ल से क्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अगर हम पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या कोई भी खट्टा पदार्थ रखते हैं तो ये पीतल या फिर ये तांबा उन दही या खट्टे पदार्थ से क्रिया कर लेता है और कुछ हानिकारक लवण और गैस बनाता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विषैले हो सकते हैं। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल में H+ आयन की मात्रा पाई जाती है और विद्युत के चालन करने के लिए उसे आयन की ही जरूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदल पाता। अगर हमने ड्राई HCl ले लिया और ड्राई ही लिटमस पेपर ले लिया तो उन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी और जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो लिटमस पत्र अपना रंग चेंज नहीं करेगा। लिटमस पेपर अपना रंग तब चेंज करता है जब उस विलयन के अंदर H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि शुष्क HCl वियोजित नहीं होता है और उसमें कोई भी हाइड्रोनियम आयन नहीं पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन में अगर हाइड्रोजन की सांद्रता ज़्यादा होती है उसको बताने वाला कौन होता है, pH ही होता है। pH का मान जितना कम होगा विलयन उतना ही अम्लीय प्रकृति का होता है। कि अगर H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। उस यौगिक का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ऐसा कौन सा यौगिक हम विरंजक चूर्ण बनाने के लिए काम में लेते हैं। हम काम में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाई जाती है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बनने वाला विलयन होगा इसमें ना तो अम्ल का कोई प्रभाव होगा ना ही क्षार का। अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अंडे के छिलकों को HNO3 में डालने से क्या होता है। अंडे के छिलके जो होते हैं उसमें एक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HNO3 से जब करवाई जाती है तो क्या निकलती है, उसमें से गैस निकलती है जो बहुत ही ज़्यादा उस गैस के अंदर स्मेल होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक लवण का नाम लिखिए जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। तो सबसे पहले क्रिस्टल जल होता क्या है। ऐसा लवण या फिर एक ऐसा यौगिक जिसके अंदर जल के अणुओं की संख्या पाई जाती है उसको बोला जाता है क्रिस्टलन जल। तो बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 10, पाचन क्रिया के दौरान उदर का pH कितना होता है। उदर का मतलब होता है पेट। तो पेट के अंदर हमारा जो pH होता है वो 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। जब सांद्र अम्ल को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है या ऊष्माशोषी होती है।
जब भी हम अम्ल को जल में डालते हैं तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, क्योंकि अम्ल को जल में डालने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर हम धीरे धीरे डाल के हिलाते रहेंगे तो ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन अगर उसे एकदम से डाल दिया तो ऊष्मा बहुत तेजी से बाहर निकलती है। बेकिंग पाउडर के 2 अवयवों के नाम लिखिए। बेकिंग पाउडर किससे बनता है, वो ऐसे कौन से 2 अवयव हैं? है एक बेकिंग पाउडर में अवयव काम आता है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, और दूसरा है टार्ट्रिक अम्ल। तो ये दोनों अवयव बेकिंग पाउडर के बनाने के हैं। लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लिटमस जो होता है लिटमस जो होता है थैलोफाइटा समूह के लीचे नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये बैंगनी कलर का होता है और ये ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो अम्ल के अंदर जो अम्ल का हमारे पास विलयन है उसको तनुकृत करते हैं। तो जब तनुकृत किया जाता है तो उसमें पानी डाला जाता है, जल डाला जाता है। जब आप जल डालते हो तो जो हाइड्रोनियम आयन का H+ है वो और वाटर का जो OH- है वो दोनों आपस में मिलकर वाटर का अणु बना लेते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3.NH2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण और इसके उपयोग बताने हैं। इसकी इक्वेशन यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो हमारे पास यौगिक है उसके अंदर जब जल मिलाया जाता है तो जिप्सम का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन आपको लिखनी है और इसका कुछ यूज बताना है। यूज में आ जाएगा डॉक्टर इसको हड्डियों को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, और दूसरा जो खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है, और भी काफी इसके काम होते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन वर्षा का जल करता है। वर्षा का जल विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि वर्षा के जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस होती है, और ये कार्बनिक अम्ल और जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, और ये जो होते हैं ये आयनों में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत का चालन कर पाते हैं। जबकि जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल के अंदर किसी भी प्रकार के कोई लवण या गैस नहीं पाए जाते हैं। इनमें आयनों का कोई विभाजन नहीं होता है, मतलब आयन्स में नहीं टूटते हैं और ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। क्लोर क्षार अभिक्रिया, जब भी NaCl का जलीय विलयन हम लेते हैं और उसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, करंट का फ्लो करवाया जाता है, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। हमें क्लोरीन गैस रिलीज होती है उस विलयन से और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो इसमें अभिक्रिया की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन और उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है। दंत मंजन किस प्रकार दंत क्षय को रोकता है? दंत मंजन क्या करता है, हमारे दांतों के अंदर के जो रोगाणु होते हैं उनको खत्म करता है। उनके ऊपर एक ऐसी जो प्रोटेक्ट करने की लेयर होती है वो लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, और हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको मजबूत करता है। बेकिंग सोडा से धोने का सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो बेकिंग सोडा जो होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो उसको गर्म करेंगे जब बेकिंग सोडा को, तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। फिर सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब हम सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर देंगे, मतलब उसमें वाटर मिला देंगे, तो हमें धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलन जल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। कोई भी ऐसा यौगिक या लवण होता है जिसमें जल के अणुओं की संख्या पाई जाती है उसको बोला जाता है क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल के अणु किस किस में होते हैं? एक हमारे वॉशिंग सोडा में होते हैं 10H2O, एक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें भी 1/2H2O मिलता है, तो और जिप्सम जो होता है उसमें भी पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 22, एक्वारेजिया किसे कहते हैं? तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जब इन दोनों को 3:1 में हम मिलाते हैं तो इसका जो ताज़ा मिश्रण हमें मिलता है उसको कहा जाता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हिंदी में अमलराज भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो मेटल होते हैं उनको गलाने में इसका उपयोग किया जाता है।
लास्ट आपका 23 जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ यौगिक दे रखे हैं, आपको उन सबकी डेफिनेशन, उनकी इक्वेशन और उनके लिए जो यूज होते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 100 से 100% आने वाले हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं बाहर से आएगा। आरबीसी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और आपके जो ये लास्ट 30 डेज हैं, साल भर आपने क्या पढ़ा वो कोई मायने नहीं रखता है। साल भर हम सिर्फ चीज़ों को समझते हैं, लेकिन असली जो हमारी स्टडी होती है, हमारी सेल्फ स्टडी होती है, जो हम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर पढ़ लेता है तो आराम से वो अच्छे से एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।